डनफर्मलाइन और अमेरिका। मेरे अच्छे अंकल लॉडर शिक्षा में कविता पाठ को बहुत महत्व देते थे और इसके लिए मुझे और डोड को बहुत सारे पैसे मिलते थे। हमारी छोटी शर्ट में आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई, कागज के हेलमेट और काले चेहरे, तलवारों के लिए लकड़ी की पट्टियां लेकर मेरा चचेरा भाई और मैं लगातार अपने स्कूल के साथियों और अक्सर बड़े लोगों के सामने नॉर्वल और ग्लेनलवॉन, रॉड्रिक धू और जेम्स फिट्स जेम्स की बातें करते रहते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि नॉर्वल और ग्लेनलवॉन के मशहूर संवाद में हमें फॉल्स एस हेल यानी अत्यंत झूठा वाक्यांश दोहराने में कुछ हिचकिचाहट होती थी। शुरू में हम आपत्तिजनक शब्द पर हल्की खांसी करते थे जिससे दर्शकों में हमेशा मजा आता था। वह हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन था जब मेरे अंकल ने हमें समझाया कि हम बिना हिचकिचाए ऐसे शब्द कह सकते हैं। मुझे डर है कि हमने इसका बहुत बार अभ्यास किया। मैं हमेशा ग्लेनल वॉन का किरदार निभाता था और शब्द को बहुत जोर से बोलता था। मेरे लिए इसमें वही अद्भुत आकर्षण था जो वर्जित फल में होता है। मैं मार्जोरी फ्लेमिंग की कहानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ, जो एक सुबह गुस्से में थी जब वॉल्टर स्कॉट आए और पूछा कि वह कैसी है, तो उसने जवाब दिया, मैं आज सुबह बहुत गुस्से में हूँ मिस्टर स्कॉट। मैं बस धिक्कार है झटके के साथ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूंगी। इसके बाद उस एक डरावने शब्द का उच्चारण एक बड़ी बात बन गई। पादरी भी स्टेज पर आपत्तिजनक शब्द कह सकते थे और इसलिए हमें भी। कविता पाठ में हेल बोलने पर पूरी छूट थी। एक और अंश ने गहरा प्रभाव डाला। नॉर्वल और ग्लेनलवॉन के बीच लड़ाई में नॉर्वल कहता है, जब हम फिर से लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई जानलेवा होगी। 1897 में नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू के लिए लिखे गए एक लेख में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेरे अंकल को ये शब्द मिले और उन्होंने तुरंत बैठकर टनफर्म लाइन से मुझे लिखा कि उन्हें पता है कि मुझे ये शब्द कहाँ से मिले। वह एकमात्र जीवित व्यक्ति थे जो यह जानते थे। मेरी याद रखने की शक्ति मेरे अंकल द्वारा अपनाए गए शिक्षण के तरीके से बहुत मजबूत हुई होगी। मैं युवाओं को लाभ पहुंचाने का इससे बेहतर कोई महत्वपूर्ण तरीका नहीं बता सकता कि उन्हें पसंदीदा अंश याद करने और उन्हें अक्सर सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो भी चीज़ मुझे पसंद आती थी मैं उसे इतनी तेज़ी से सीख लेता था कि मेरे करीबी दोस्त भी हैरान रह जाते थे। मैं कुछ भी याद कर सकता था, चाहे वह मुझे पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर वह मुझे ज़्यादा प्रभावित नहीं करता था, तो कुछ ही घंटों में मैं उसे भूल जाता था। टनफर्मलाइन के स्कूल में मेरे बचपन की ज़िंदगी की एक मुश्किल यह थी कि मुझे भजन की 2 दोहरी पंक्तियाँ याद करनी पड़ती थीं, जिन्हें मुझे रोज़ सुनाना होता था। मेरा प्लान ये था कि जब तक मैं स्कूल के लिए निकल ना जाऊँ, तब तक भजन को ना देखूँ। ये 5 या 6 मिनट की धीमी चाल से ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं उस समय में आसानी से यह काम पूरा कर लेता था। और क्योंकि भजन पहला सबक था, इसलिए मैं तैयार रहता था और इस परीक्षा में सफल हो जाता था। अगर मुझसे 30 मिनट बाद भजन दोहराने के लिए कहा जाता, तो मुझे डर है कि यह कोशिश बुरी तरह नाकाम हो जाती। पहला पैसा जो मैंने कभी कमाया या परिवार के बाहर किसी भी व्यक्ति से मिला, वह मेरे स्कूल टीचर मिस्टर मार्टिन से मिला था, स्कूल के सामने बर्न्स की कविता मैन वॉज मेड टू मॉर्न सुनाने के लिए। यह लिखते समय मुझे याद आया कि बाद के सालों में लंदन में मिस्टर जॉन मॉर्ले के साथ खाना खाते समय बातचीत वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी पर हुई और मिस्टर मॉर्ले ने कहा कि वह अपनी बर्न्स की किताब में ओल्ड एज कविता ढूंढ रहे थे, जिसकी उन्होंने बहुत तारीफ की थी, लेकिन उन्हें वह उस नाम से नहीं मिली। मुझे उन्हें उसका कुछ हिस्सा सुनाने का मौका मिला। उन्होंने तुरंत मुझे दूसरा पैसा दिया। आह, मॉर्ले जितने भी महान हों, वह मेरे स्कूल टीचर मिस्टर मार्टिन नहीं थे। पहले महान आदमी जिन्हें मैं कभी जानता था। सच में वह मेरे लिए बहुत महान थे, लेकिन ईमानदार जॉन मॉर्ले भी निश्चित रूप से एक हीरो हैं। धार्मिक मामलों में हम पर ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं थीं, जबकि स्कूल में दूसरे लड़के लड़कियों को शॉर्टर कैटेकिज्म सीखने के लिए मजबूर किया जाता था। डॉड और मुझे किसी ऐसी व्यवस्था के तहत जिसके बारे में मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आया, छूट मिल गई थी। हमारे परिवार के सभी लोग, मॉरिसन और लॉडर, अपने धार्मिक और राजनीतिक विचारों में प्रगतिशील थे और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें कैटेकिज्म पर आपत्ति थी। हमारे परिवार में एक भी रूढ़िवादी प्रेस्बिटेरियन नहीं था। मेरे पिता अंकल और आंटी एटकिन, अंकल लॉडर और मेरे अंकल कार्नेगी भी कैल्विनवाद
के सिद्धांतों से दूर हो गए थे। बाद में उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कुछ समय के लिए स्वीडनबर्ग के सिद्धांतों में शरण ली। मेरी माँ हमेशा धार्मिक विषयों पर चुप रहती थी। उन्होंने मुझसे कभी इन बारे में बात नहीं की और न ही वह चर्च जाती थीं, क्योंकि उन शुरुआती दिनों में उनके पास कोई नौकर नहीं था और वह घर का सारा काम खुद करती थीं, जिसमें रविवार का खाना बनाना भी शामिल था। वह बहुत पढ़ती थीं और उन दिनों यूनिटेरियन चैनिंग उनकी खास पसंद थे। वह कमाल की थी। मेरे बचपन के दौरान मेरे आसपास का माहौल धार्मिक और राजनीतिक मामलों में बहुत उथल-पुथल वाला था। राजनीतिक दुनिया में चल रहे सबसे उन्नत विचारों, विशेषाधिकारों की समाप्ति, नागरिकों की समानता, गणतंत्रवाद के साथ-साथ मैंने धार्मिक विषयों पर कई बहसें सुनी, जिन्हें उस भावुक बच्चे ने इस हद तक आत्मसात कर लिया था, जिसके बारे में उसके बड़ों ने सोचा भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि कैल्विनवाद के कठोर सिद्धांत मुझ पर एक भयानक बुरे सपने की तरह छाए हुए थे। लेकिन मन की वह स्थिति जल्द ही खत्म हो गई, उन प्रभावों के कारण जिनके बारे में मैंने बात की है। मैं इस बात को मन में संजो कर बड़ा हुआ कि मेरे पिता एक दिन प्रेस्बिटेरियन चर्च से उठकर चले गए थे, जब पादरी ने शिशु नरक की शिक्षा दी थी। यह मेरे जन्म के कुछ ही समय बाद हुआ था। पिताजी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और कहा, अगर यही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारा भगवान है, तो मैं एक बेहतर धर्म और एक महान भगवान की तलाश करता हूँ। उन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने दूसरे चर्चों में जाना बंद नहीं किया। मैंने उन्हें हर सुबह प्रार्थना करने के लिए कमरे में जाते देखा और इससे मैं प्रभावित हुआ। वह सच में एक संत थे और हमेशा भक्त बने रहे। सभी संप्रदाय उनके लिए अच्छाई के साधन बन गए थे। उन्होंने पाया था कि धर्मशास्त्र कई हैं, लेकिन धर्म एक है। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे पिता पादरी से बेहतर जानते थे, जिसने स्वर्गीय पिता का नहीं बल्कि पुराने नियम के क्रूर बदला लेने वाले का चित्र खींचा था। एक शाश्वत यातना देने वाला, जैसा कि एंड्रयू डी वाइट अपनी आत्मकथा में उन्हें कहने का साहस करते हैं। खुशकिस्मती से अज्ञात की यह धारणा अब काफी हद तक अतीत की बात हो गई है। मेरे बचपन के मुख्य सुखों में से एक कबूतर और खरगोश पालना था। जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरे पिता ने इन पालतू जानवरों के लिए एक उपयुक्त घर बनाने में कितनी मेहनत की, तो मैं उनका आभारी होता हूँ। हमारा घर मेरे युवा साथियों का मुख्यालय बन गया था। मेरी माँ हमेशा घर के माहौल को अपने दोनों बेटों को सही रास्ते पर रखने का सबसे अच्छा तरीका मानती थी। वह कहती थी कि इस दिशा में पहला कदम घर को सुखद बनाना है, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह और मेरे पिता हमें और पड़ोस के बच्चों को खुश करने के लिए न करते, जो हमारे आसपास रहते थे। मेरा पहला व्यावसायिक उद्यम अपने साथियों की सेवाओं को एक मौसम के लिए एक नियोक्ता के रूप में सुरक्षित करना था, जिसका मुआवजा यह था कि जब छोटे खरगोश आते तो उनका नाम उनके नाम पर रखा जाता। शनिवार की छुट्टी आमतौर पर मेरे झुंड द्वारा खरगोशों के लिए खाना इकट्ठा करने में बिताई जाती थी। आज मेरा ज़मीर मुझे कोस रहा है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैंने अपने बचपन के साथियों के साथ कितना बुरा सौदा किया था, जिनमें से कई लोग पूरे सीज़न तक मेरे साथ डैंडेलियन और क्लोवर इकट्ठा करने में खुश थे, इस अनोखे इनाम की शर्त पर, जो मेहनत के बदले में अब तक का सबसे कम इनाम था। अफ़सोस, मैं उन्हें और क्या दे सकता था? एक पैसा भी नहीं। मैं इस योजना की याद को अपनी संगठनात्मक शक्ति के शुरुआती सबूत के तौर पर सहेज कर रखता हूँ, जिसके विकास पर ही मेरे जीवन की भौतिक सफलता टिकी हुई है। यह सफलता उस चीज़ की वजह से नहीं है जो मैंने खुद जानी या की है, बल्कि दूसरों को जानने और चुनने की क्षमता की वजह से है, जो मुझसे बेहतर जानते थे। ये किसी भी इंसान के लिए बहुत कीमती ज्ञान है। मैं स्टीम मशीनरी नहीं समझता था, लेकिन मैंने उस कहीं ज़्यादा जटिल मशीन इंसान को समझने की कोशिश की। 1898 में अपनी कोचिंग यात्रा के दौरान एक छोटे से हाईलैंड सराय में रुकने पर एक सज्जन आगे आए और उन्होंने अपना परिचय दिया। वह मिस्टर मैकिन्टोश थे, स्कॉटलैंड के महान फर्नीचर निर्माता। जैसा कि मुझे बाद में पता चला, एक बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को
परिचित कराने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वह उन लड़कों में से एक थे जिन्होंने खरगोशों के लिए शिकार इकट्ठा किया था और कभी-कभी उन्हें डर लगता था कि उन्होंने चोरी भी की थी और एक का नाम उनके नाम पर रखा गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे उनसे मिलकर कितनी खुशी हुई। खरगोश वाले लड़कों में से वो एकमात्र ऐसे थे जिनसे मैं बाद में मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं उनकी दोस्ती आखिर तक बनाए रखूंगा और उनसे अक्सर मिलूंगा। जैसा कि मैं आज 1 दिसंबर 1913 को यह पांडुलिपि पढ़ रहा हूँ, मेरे पास उनका एक बहुत कीमती नोट है, जो उन पुराने दिनों की याद दिलाता है जब हम साथ में लड़के थे। इस समय तक उनके पास मेरा जवाब पहुंच गया होगा, जो उनके दिल को उसी तरह सुकून देगा जैसे उनके नोट ने मेरे दिल को दिया। स्टीम मशीनरी के आने और उसमें सुधार के साथ डनफर्म लाइन में छोटे निर्माताओं के लिए व्यापार और भी खराब होता गया और आखिरकार पिट्सबर्ग में मेरी माँ की 2 बहनों को एक पत्र लिखा गया, जिसमें कहा गया था कि हमारे उनके पास जाने के विचार पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जैसा कि मुझे अपने माता-पिता को कहते हुए याद है, यह उनके अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि उनके 2 छोटे बेटों की खातिर था। जवाब में संतोषजनक पत्र मिले। करघे और फर्नीचर को नीलामी में बेचने का फैसला लिया गया और मेरे पिता की मीठी आवाज़ अक्सर माँ, भाई और मुझे यह गाना सुनाती थी। पश्चिम की ओर आज़ाद लोगों की ज़मीन पर, जहाँ शक्तिशाली मिसौरी नदी समुद्र में बहती है, जहाँ एक आदमी आदमी होता है भले ही उसे मेहनत करनी पड़े और सबसे गरीब भी ज़मीन के फल इकट्ठा कर सकता है। बिक्री से मिली रकम बहुत निराशाजनक थी। कर्ज़ों से मुश्किल से कुछ मिला और नतीजा यह हुआ कि परिवार को अमेरिका जाने का किराया देने के लिए 20 पाउंड और चाहिए थे। यहाँ मैं अपनी माँ की एक ज़िंदगी भर की साथी द्वारा किए गए दोस्ती के एक काम का ज़िक्र करना चाहूँगा, जो हमेशा पक्के दोस्त बनाती थीं क्योंकि वह खुद भी बहुत पक्की थीं। श्रीमती हेंडरसन, जिनका जन्म का नाम एला फर्ग्यूसन था, इसी नाम से उन्हें हमारे परिवार में जाना जाता था। उन्होंने हिम्मत करके ज़रूरी 20 पाउंड दिए। मेरे चाचा लाउडर और मॉरिसन ने वापसी की गारंटी दी। चाचा लाउडर ने भी अपनी मदद और सलाह दी। हमारे लिए सभी काम संभाले और 17 मई 1848 को हम डनफर्म लाइन से निकल गए। मेरी माँ 33 साल की है। मैं 13 साल का था। मेरा भाई टॉम 5 साल का था। एक खूबसूरत सफ़ेद बालों वाला बच्चा जिसकी आंखें चमकदार काली थीं, जो हर जगह लोगों का ध्यान खींचता था। मैंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया था, सिवाय अमेरिका में एक सर्दी की रात की पढ़ाई के, और बाद में कुछ समय के लिए एक फ्रेंच नाइट टीचर से पढ़ा। और अजीब बात है, एक भाषण देने वाले से जिससे मैंने भाषण देना सीखा। मैं पढ़, लिख और हिसाब कर सकता था और मैंने बीजगणित और लैटिन का अध्ययन शुरू कर दिया था। यात्रा के दौरान मेरे चाचा लॉडर को लिखा गया एक पत्र, जो बाद में वापस मिल गया, दिखाता है कि मैं तब अब से बेहतर लिखता था। मैंने अंग्रेजी व्याकरण से जूझ रहा था और मुझे उतना ही कम पता था कि यह क्या सिखाने के लिए बनाया गया था, जितना आमतौर पर बच्चों को पता होता है। मैंने वॉलेस, ब्रूस और बर्न्स के अलावा बहुत कम पढ़ा था, लेकिन कई जानी पहचानी कविताएं दिल से याद थीं। मुझे इसमें बचपन की परियों की कहानियों को भी जोड़ना चाहिए, और खासकर अरेबियन नाइट्स, जिससे मैं एक नई दुनिया में पहुंच गया। मैं सपनों की दुनिया में था जब मैं उन कहानियों को पढ़ रहा था। जिस दिन हम प्यारे डनफर्म लाइन से चले उस सुबह, उस बस में जो कोयले की रेलवे लाइन पर चार्ल्सटन तक चलती थी, मुझे याद है कि मैं आंखों में आंसू लिए खिड़की से बाहर देख रहा था जब तक कि डनफर्म लाइन नज़र से ओझल नहीं हो गया। आखिरी इमारत जो गायब हुई वह भव्य और पवित्र पुरानी एबे थी। मेरी पहली 14 साल की गैर मौजूदगी के दौरान मेरा विचार लगभग रोजाना, जैसा कि उस सुबह था, मैं तुम्हें फिर कब देखूंगा। कुछ ही दिन ऐसे बीते होंगे जब मैंने अपनी आंखों के सामने एबे टॉवर पर जादुई अक्षर किंग रॉबर्ट द ब्रूस न देखे हों। बचपन की मेरी सभी यादें, परियों की दुनिया के बारे में जो कुछ भी मैं जानता था, वह सब पुरानी एबे और उसकी कर्फ्यू घंटी के आसपास इकट्ठा था, जो हर शाम 8 बजे बजती थी और मेरे लिए
उसके बंद होने से पहले बिस्तर पर जाने का संकेत था। मैंने उस घंटी का ज़िक्र अपनी अमेरिकन फ़ोर इन हैंड इन ब्रिटेन में किया है जब मैं एबे के पास से गुज़र रहा था, और मैं अब भी उसमें से उद्धृत कर सकता हूँ। जैसे ही हम पेंट से नीचे उतरे, मैं कोच की अगली सीट पर प्रोवोस्ट वॉल्स के साथ खड़ा था, जब मैंने एबे की घंटी की पहली आवाज़ सुनी, जो मेरी माँ और मेरे सम्मान में बजाई गई थी। मेरे घुटने जवाब दे गए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, आंसू बहने लगे और मैं प्रोवोस्ट को यह बताने के लिए मुड़ा कि मुझे हार माननी होगी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं बेहोश होने वाला हूँ। किस्मत से मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक हमारे सामने कोई भीड़ नहीं थी। मुझे खुद को सँभालने का समय मिल गया और अपने होठों को तब तक चबाता रहा जब तक उनसे खून नहीं निकल आया। मैंने खुद से बुदबुदाया, "कोई बात नहीं, शांत रहो, तुम्हें आगे बढ़ना है।" लेकिन इस धरती पर मेरे कानों में ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ सकती, न ही मेरी आत्मा में इतनी गहराई तक जा सकती है, जो मुझे अपनी मीठी, प्यारी, पिघला देने वाली शक्ति से इतना परेशान और वश में कर सके, जैसा उस आवाज़ ने किया। उस कर्फ्यू की घंटी से मुझे अपने छोटे से बिस्तर पर बचपन की मासूमियत की नींद सोने के लिए लिटाया गया था। पिताजी और माँ, कभी कोई, कभी दूसरा, हर रात मेरे ऊपर प्यार से झुककर मुझे बताते थे कि वह घंटी बजते समय क्या कहती है। उस घंटी ने उनके अनुवादों के माध्यम से मुझसे कई अच्छी बातें कही हैं। मैंने दिन में कोई गलत काम नहीं किया था जिसके बारे में स्वर्ग और वहाँ के महान पिता की उस आवाज़ ने मुझे सोने से पहले प्यार से ना बताया हो। वे शब्द इतने साफ-साफ बोलते थे कि मुझे पता था कि उसे हिलाने वाली शक्ति ने सब कुछ देखा है और वह गुस्सा नहीं है। कभी गुस्सा नहीं, कभी नहीं, बल्कि बहुत, बहुत दुखी है। और आज भी जब मैं उसकी आवाज़ से सुनता हूँ तो वह घंटी मेरे लिए खामोश नहीं है। उसके पास अब भी अपना संदेश है और अब वह निर्वासित माँ और बेटे का अपनी कीमती देखभाल में फिर से स्वागत करने के लिए बज रही थी। दुनिया के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह हमें ऐसा इनाम दे सके, जैसा कि एबे की घंटी ने हमारे सम्मान में बजते समय दिया था। लेकिन मेरे भाई टॉम को भी वहाँ होना चाहिए था। यही विचार आया। वह भी उस घंटी के चमत्कारों को जानना शुरू कर रहा था इससे पहले कि हम नई ज़मीन पर चले गए। रूसो मीठे संगीत की धुन पर मरना चाहता था। अगर मैं अपना साथ चुनने का मौका मिलता, तो मैं चाहता कि एबे की घंटी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहे, जो मुझे उस दौड़ के बारे में बताए जो पूरी हो चुकी थी, और मुझे बुलाए, जैसा कि उसने उस छोटे सफ़ेद बालों वाले बच्चे को आखिरी बार बुलाया था, सोने के लिए। मुझे अपनी किताब के इस हिस्से के बारे में पाठकों से कई चिट्ठियाँ मिली हैं। कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक कहा कि पढ़ते समय उनकी आँखों से आँसू आ गए। यह दिल से निकला था और शायद इसीलिए ये दूसरों के दिलों तक पहुंचा। हमें फोर्थ की खाड़ी में एक छोटी नाव में एडिनबर्ग स्टीमर तक ले जाया गया। जब मुझे छोटी नाव से स्टीमर पर ले जाया जा रहा था, तो मैं अंकल लॉडर के पास भागा और उनके गले लग गया, चिल्लाते हुए, "मैं आपको नहीं छोड़ सकता, मैं आपको नहीं छोड़ सकता।" एक दयालु नाविक ने मुझे उनसे अलग किया और मुझे स्टीमर के डेक पर उठा लिया। डनफर्मलाइन की अपनी अगली यात्रा पर जब वह प्यारा बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया, तो उसने मुझे बताया कि यह सबसे दुखद विदाई थी जो उसने कभी देखी थी। हम 800 टन के सेलिंग जहाज विस्कासेट में ग्लासगो के ब्रूमेलो से रवाना हुए। 7 हफ्तों की यात्रा के दौरान मैं नाविकों को अच्छी तरह से जान गया, रस्सियों के नाम सीखे और यात्रियों को बोत्सवेन की पुकार का जवाब देने के लिए निर्देशित कर सका। क्योंकि जहाज में कर्मचारियों की कमी थी, इसलिए यात्रियों की मदद की बहुत ज़रूरत थी। नतीजतन मुझे नाविकों ने रविवार को नाविकों के मेस की एक खास चीज़ प्लम डफ में हिस्सा लेने के लिए बुलाया। मैंने बहुत दुख के साथ जहाज़ छोड़ा। न्यूयॉर्क पहुंचना हैरान करने वाला था। मुझे एडिनबर्ग में रानी को दिखाने के लिए ले जाया गया था। लेकिन विदेश जाने से पहले मेरी यात्राएं बस इतनी ही थीं। ग्लासगो हम जहाज़ रवाना होने से पहले नहीं देख पाए। न्यूयॉर्क इंसानी मेहनत का पहला बड़ा शहर था, जिसके निवासियों के बीच में घुला मिला था, और वहाँ की हलचल और उत्साह ने मुझे अभिभूत कर दिया। न्यूयॉर्क में हमारे ठहरने के दौरान जो घटना मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गई, वह तब हुई जब मैं कैसल गार्डन में बॉलिंग ग्रीन से गुजर रहा था। मुझे विस्कासेट के एक नाविक रॉबर्ट बैरीमैन ने अपनी बाहों में उठा लिया, जो आम जैकशोर फैशन में नीली जैकेट और सफ़ेद पतलून पहने हुए था।
मुझे लगा कि वह अब तक देखा गया सबसे खूबसूरत आदमी था। वह मुझे एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर ले गया और मेरे लिए एक गिलास सरसा ऑर्डर किया, जिसे मैंने इतने मज़े से पिया जैसे वह देवताओं का अमृत हो। आज तक मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी जो उस छवि का मुकाबला कर सके, जो मेरे मन में उस बहुत सजे हुए पीतल के बर्तन की भव्यता की बनी हुई है, जिसमें से वह अमृत झाग के साथ निकला था। अक्सर जब भी मैं उसी जगह से गुजरता हूँ, तो मुझे वहाँ उस बूढ़ी औरत का सरसापरिला स्टैंड खड़ा दिखता है और मैं सोचता हूँ कि उस प्यारे बूढ़े नाविक का क्या हुआ होगा। मैंने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन बेकार, इस उम्मीद में कि अगर वह मिल जाए, तो वह बुढ़ापे का आनंद ले रहा होगा और यह मेरे बस में हो कि मैं उसके बुढ़ापे के दिनों की खुशी में कुछ और जोड़ सकूं। वह मेरा आदर्श टॉम बॉलिंग था और जब वह बढ़िया पुराना गाना गाया जाता है, तो मैं हमेशा पुरुष सुंदरता के रूप में अपने प्यारे पुराने दोस्त बैरीमैन को देखता हूँ। अफ़सोस, इससे पहले ही वो ऊपर जा चुका है। खैर, यात्रा के दौरान अपनी दयालुता से उसने एक लड़के को अपना समर्पित दोस्त और प्रशंसक बना लिया। हम न्यूयॉर्क में सिर्फ मिस्टर और मिसेस स्लोन को जानते थे, जो मशहूर जॉन, विली और हेनरी स्लोन के माता-पिता थे। श्रीमती स्लोएन, यूफेमिया डगलस, डनफर्मलाइन में बचपन में मेरी माँ की सहेली थी। श्री स्लोएन और मेरे पिता साथ में बुनकर थे। हम उनसे मिलने गए और हमारा गर्मजोशी से स्वागत हुआ। यह सच में खुशी की बात थी जब उनके बेटे विली ने 1900 में न्यूयॉर्क में हमारे घर के सामने अपनी 2 शादीशुदा बेटियों के लिए मुझसे ज़मीन खरीदी, ताकि हमारी तीसरी पीढ़ी के बच्चे वैसे ही साथ खेल सकें जैसे हमारी माँ स्कॉटलैंड में खेलती थीं। न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन एजेंटों ने मेरे पिता को एरी नहर से बफेलो और लेक एरी होते हुए क्लीवलैंड जाने के लिए कहा और फिर वहाँ से नहर के रास्ते बीवर तक जाने के लिए कहा। ये यात्रा तब 3 हफ्ते चलती थी और आज रेल से 10 घंटे में पूरी हो जाती है। तब पिट्सबर्ग से कोई रेलवे संपर्क नहीं था और न ही किसी पश्चिमी शहर से। एरी रेलवे बन रही थी और यात्रा करते समय हमने उस पर काम करते हुए मजदूरों के झुंड देखे। जवानी में कुछ भी बुरा नहीं लगता और मैं नहर की नाव पर यात्री के रूप में बिताए अपने 3 हफ्तों को पूरी खुशी के साथ याद करता हूँ। मेरे अनुभव की सभी अप्रिय बातें बहुत पहले ही यादों से मिट गई हैं, सिवाय उस रात के जब हमें बीवर में घाट की नाव पर रुकना पड़ा था, स्टीम बोट का इंतज़ार करते हुए जो हमें ओहियो नदी से पिट्सबर्ग ले जाने वाली थी। यह मच्छरों से हमारा पहला सामना था, उनकी पूरी भयंकरता के साथ। मेरी माँ को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि सुबह वह मुश्किल से देख पा रही थी। हम सब बहुत डरावने लग रहे थे, लेकिन मुझे याद नहीं कि उस रात की चुभन भरी तकलीफ़ ने भी मुझे चैन से सोने से रोका हो। मैं हमेशा सो सकता था, कभी नहीं जानता था कि भयानक रात नरक की संतान क्या होती है। पिट्सबर्ग में हमारे दोस्त हमसे खबर सुनने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनके गर्मजोशी भरे और प्यार भरे स्वागत में हमारी सारी परेशानियां भूल गईं। हम एलेगेनी शहर में उनके साथ रहने लगे। मेरे चाचा होगन के एक भाई ने रेबेका स्ट्रीट में एक प्लॉट के पिछले हिस्से में एक छोटी सी बुनकर की दुकान बनाई थी। इसमें दूसरी मंजिल पर 2 कमरे थे और इन्हीं कमरों में किराए के बिना, क्योंकि वे मेरी चाची एटकेन के थे, मेरे माता पिता ने घर बसाना शुरू किया। मेरे चाचा ने जल्द ही बुनाई का काम छोड़ दिया और मेरे पिता ने उनकी जगह ले ली और मेज़पोश बनाने लगे, जिन्हें उन्हें न केवल बुनना पड़ता था, बल्कि बाद में खुद ही व्यापारी बनकर यात्रा करके बेचना भी पड़ता था, क्योंकि कोई भी डीलर उन्हें बड़ी मात्रा में लेने को तैयार नहीं था। उन्हें खुद ही उन्हें बेचना पड़ता था घर घर जाकर। आमदनी बहुत ही कम थी। हमेशा की तरह मेरी माँ मदद के लिए आगे आईं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। अपनी जवानी में उन्होंने अपने पिता के बिजनेस में जेब खर्च के लिए जूते बनाना सीखा था और वह हुनर अब परिवार के फायदे के लिए काम आया। मिस्टर फिप्स, जो मेरे दोस्त और पार्टनर मिस्टर हेनरी फिप्स के पिता थे, मेरे दादाजी की तरह एक मास्टर मोची थे। वह एलेगनी सिटी में हमारे पड़ोसी थे। उनसे काम मिला और घर के कामों के अलावा, क्योंकि जाहिर है हमारे पास कोई नौकर नहीं था, ये अद्भुत महिला, मेरी माँ, जूते बनाकर हफ्ते में $4 कमाती थी। आधी रात को भी वो अक्सर काम करती हुई मिलती थी। दिन और शाम के बीच के समय में जब घर के काम से फुर्सत मिलती थी,
और मेरा छोटा भाई उनके घुटनों पर बैठकर सुई में धागा डालता और धागे पर मोम लगाता था। वह उसे, जैसा उन्होंने मुझे सुनाया था, स्कॉटिश लोकगीतों के अनमोल रत्न सुनाती थीं, जो उन्हें शायद मुँह ज़बानी याद थे, या उसे ऐसी कहानियाँ सुनाती थीं जिनमें कोई न कोई सीख ज़रूर होती थी। यहीं पर ईमानदार गरीबी के बच्चों को अमीरों के बच्चों की तुलना में सबसे कीमती फ़ायदा मिलता है। माँ, नर्स, कुक, गवर्नेस, टीचर, संत, सब एक ही में। पिता, आदर्श, मार्गदर्शक, सलाहकार और दोस्त। इसी तरह मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण हुआ। करोड़पतिया, अमीर आदमी के बच्चे के पास ऐसा क्या है जो ऐसी विरासत के मुकाबले मायने रखता है? मेरी माँ एक व्यस्त महिला थी, लेकिन उनके सारे काम उन्हें पड़ोसियों द्वारा जल्द ही एक बुद्धिमान और दयालु महिला के रूप में पहचाने जाने से नहीं रोक पाए, जिनसे वे मुसीबत के समय सलाह या मदद के लिए संपर्क कर सकते थे। कई लोगों ने मुझे बताया कि मेरी माँ ने उनके लिए क्या किया। बाद के सालों में भी ऐसा ही था। जहाँ भी हम रहे, अमीर और गरीब अपनी परेशानियों के साथ उनके पास आते थे और अच्छी सलाह पाते थे। वह जहाँ भी जाती थीं, अपने पड़ोसियों के बीच सबसे अलग दिखती थीं।